Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the topic is features of economic policy pursued under planning till 1991. Okay, so let's start. Yes, students, features of economic policy pursued under planning till 1991. So actually we have already discussed about the economic planning. Okay, what is economic planning? ओके देन हमने और क्या स्टडी किया यहाँ पर, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज. And then we have studied about the long period and short period goals of planning in India. So यहाँ पर जो ये टॉपिक है हमारा, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू अंडर प्लानिंग टिल 1991. तो ये यहाँ पर हम ये किस उस पर देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा पीरियड लेंगे, किसके फीचर्स देख रही हैं हमने देख रही है यहाँ पर 1951 से लेकर. ओके, 1951 से लेकर हम लोग देंगे यहाँ पर 1999 तक. 1951 से लेकर 1991 तक के हम फीचर्स को यहाँ पर स्टडी जो है करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टडी करते हैं इसकी एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स. तो प्लानिंग इन इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ मार्क्ड शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर 1991. आपको जो है ना काफ़ी सारे क्या दिखेंगे, काफ़ी सारे चेंजेस दिखेंगे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 1991 के ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा जो किए गए थे. तो इसीलिए अकॉर्डिंगली फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आर ऑफन स्टडीड सेपरेटली फॉर द 1991 पीरियड एंड पोस्ट 1991 पीरियड. ये तो हम यहाँ पर इनको अलग अलग एक मतलब इनका क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर देते हैं. एक तो 1991 से पहले का पीरियड और एक 1991 से लेके 1991 के बाद का पीरियड. उनको हम इस वाले टाइम को हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे अब 1951 से लेकर 1991 तक के बीच में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया. ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या चीज़ें की उस पीरियड के दौरान, तो वो सब हम स्टडी करेंगे. फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू अंडर प्लानिंग टिल 1991. So the present section describe the features of economic policy between the period 1951 to 1991. So first feature is heavy reliance on public sector. So students, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर रिलायंस का मतलब क्या है. रिलायंस का मतलब है इम्पोर्टेंस और हैवी मतलब बहुत ज़्यादा. हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. So economic policy prior to 1991 indicate heavy reliance on public sector. 1991 से पहले जो पब्लिक सेक्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई. सो इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956, जैसे कि अलग अलग पॉलिसी बनी, उसमें पॉलिसी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956. इसके अकॉर्डिंग 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर. 17 इंडस्ट्रीज को, ठीक है, 17 इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई थी. यानी अब उसमें जो है प्राइवेट सेक्टर जो है उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, ना वो वाली इंडस्ट्री वो खोल सकती थी. तो 17 इंडस्ट्री रिजर्व कर दी गई पब्लिक सेक्टर के लिए. और एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्रीज मार्क फॉर प्राइवेट, ये मार्क फॉर प्राइवेट सेक्टर. जो 12 इंडस्ट्रीज थी ये तो किसके लिए की गई, पब्लिक सेक्टर के लिए. ठीक है, 17 इंडस्ट्रीज तो हमारी किसके लिए कर दी गई, पब्लिक सेक्टर को लिए रिजर्व कर दी गई. जबकि जो हमारी कितनी कह रही हूँ मैं, 12. ओके, 12 इंडस्ट्री जो थी वो किसके लिए की गई, प्राइवेट के लिए. ओके, तो प्राइवेट सेक्टर को हमने, प्राइवेट सेक्टर के लिए 12 इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया. यानी उन 12 इंडस्ट्रीज के अंदर अब गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी.
So it was realized that the objectives of socialistic pattern of society could be achieved only through a comprehensive development of public sector enterprises. क्योंकि ये रियलाइज किया गया कि जो हमारी सोसाइटी के सोशलिस्टिक पैटर्न का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सिर्फ हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के थ्रू ही हम उसे अचीव कर सकते थे। तो ये रियलाइज किया गया, ये महसूस किया गया, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को क्या किया गया, इम्पोर्टेंस दी है। ओके, तो मैंने एक रेजोल्यूशन में लाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई और 12 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पर रेगुलेटेड क्या होती है, कंट्रोल करना। ओके, रेगुलेटेड यानी कंट्रोल करना। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को क्या किया गया, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। सो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेजुलेशन एक्ट 1948, ठीक है, ये एक्ट आपको माइंड में रखना है, इनमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल एक्ट यानी कि डेवलपमेंट एंड रेजुलेशन एक्ट 1948, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट अ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी जो प्राइवेट सेक्टर में जो नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं उन्हें पहले इस्टेब्लिश होने से पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। और पब्लिक सेक्टर जो है उन्होंने इस तरीके से किया हुआ था, इतना टफ किया हुआ था उस चीज़ को, लाइसेंस लेने को या रजिस्ट्रेशन कराने को, कि वो चाहते थे कि ऑलमोस्ट जो है वो लाइसेंस जो है उनको ना दे पाए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें करते थे वो ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर सके। So similarly, Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969. Okay, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 placed several restrictions on the expansion of existing industry in the private sector. Clear? So regulated development of private sector was to ensure that there was no concentration of economic power in the private and जो ये रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर को ऊपर जो ये कंट्रोल करना है, तो ये इसमें ये इंश्योर करना है कि जो प्राइवेट जो इकोनॉमिक पावर है ना उनकी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पावर प्राइवेट हैंड के हाथ में ना चली जाए, ठीक है, निजी हाथों में ना पहुंच पाए, ये इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट इज protection of small scale industries and regulation of large scale industries. So large scale industries was regulated through several acts. बहुत सारे acts जो थे उनके through large scale industries को regulate किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था, particularly MRTP यानी Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act. Okay, and small scale industries on the other hand was offered protection from competition. दूसरी तरफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने किया जाता था कि कंपटीशन से उन्हें बचाया जा सके। तो इसमें कैसे किया गया, सो सर्टेन एरियाज of the production were exclusively reserved for the small scale industry. तो इसके लिए क्या हुआ कि कुछ एक जो क्या थे, कुछ एक एरिया जो हैं वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व कर दिए गए, एंड पर्टिकुलरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज such as ready-made garments, chemicals, leather product. Okay, so besides, financial institutions were developed to cater to the needs of the small scale industries. साथ ही साथ small scale industries की जो फाइनेंस से रिलेटेड उनकी जो आवश्यकता है, जो नीड्स हैं, उनको भी पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डेवलप किया गया था। तो कई सारे बोर्ड भी बनाए गए, सेवरल बोर्ड्स लाइक handloom boards and silk board were established to promote the products of small scale industries in the global market. Okay, next is development of heavy industry of strategic significance. So अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया, डेवलपमेंट यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज जो है उनकी डेवलपमेंट की गई, उसको इम्पोर्टेंस दी गई। इंडस्ट्रीज लाइक जैसे कई सारी जैसे हैं
इम्पोर्टेंस दी गई उनको, जैसे इंडस्ट्रीज लाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी generation, engineering goods and iron and steel industries were identified as the strategic significance. गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि ये जो है ना, ये कुछ एक ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज हैं जिनका अपनी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है. सो दीज इंडस्ट्रीज वर टू बी डेवलप ऑन प्रायोरिटी बेसिस. इसलिए इन इंडस्ट्रीज को जो है प्रायोरिटी बेस पर इनको डेवलप किया गया था. नेक्स्ट इज फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर किसी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाई एज द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के की डिटर्मिनेंट्स के रूप में इनको आइडेंटिफाई किया गया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो हाई इंटरेस्ट रेट वर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग को प्रमोट करने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया था. वाई इन्वेस्टमेंट वाज इंड्यूस्ड थ्रू सब्सिडीज एंड कैपिटल ग्रांट्स. दूसरी तरफ सब्सिडीज और कैपिटल ग्रांट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रेरित किया गया कि इन्वेस्टमेंट की जाए. ओके, नेक्स्ट है 6 पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. सो अब फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग अंडर डेवलप कंट्री के अंदर थे, बैकवर्ड में थे, तो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी थी. सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर लेविड ऑन इम्पोर्ट्स. तो आपको जैसे कि बच्चे पहले भी आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो कि कैसे जो है अगर हमें फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं. हाँ, इंपोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती है कि बाहर से जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए जाए. ठीक है, हैवी ड्यूटीज़. तो जब अब क्या होगा, बाहर से मान लो कोई चीज़ें यहाँ पर हमारे कंट्री में आ रही हैं, यानी वो लोग हमें क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी गुड्स के ऊपर हैवी ड्यूटीज़ लगा दी जाए, तो वो यहाँ तक आते आते बहुत महंगी हो जाएंगी, तो यहाँ लोग नहीं खरीदेंगे, तो वो क्या होगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं या वो जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा. साथ ही साथ क्या किया गया, साथ ही साथ कोटा फिक्स कर दिया गया कि जो जो इंपोर्ट आप कर सकते हो चीज़ें, कितनी क्वांटिटी में आप इन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो, एक क्वांटिटी, एक कोटा फिक्स कर दिया गया. ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. अब इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जो चीज़ें हम बाहर देशों में से मंगवाते हैं, ठीक है, बाहर की कंट्री से हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उन्हीं चीज़ों को अपनी ही कंट्री के अंदर उनका सब्स्टिट्यूट बना लो, यानी खुद ही उसके अंदर क्या हो जाओ, सेल्फ रिलायंस हो जाओ. ठीक है, अपने आप ही उसको सेल्फ डिपेंडेंट हो, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े. So it implied domestic production of goods which were imported from abroad. So the basic idea was to save foreign exchange and become सेल्फ सफिशिएंट. तो इसका बेसिक आइडिया क्या था बच्चे, दो बेसिक आइडिया थे मेन ऐसा करने के. एक तो फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी फॉरेन करेंसी है हमारे पास, उसको सेव करके रखना, और दूसरा सेल्फ सफिशिएंट बनना. इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसके ऊपर फोकस किया गया कि अपनी ही कंट्री में उन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट बना लिया जाए जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारे खुद के फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होंगे और हम खुद में सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाएंगे. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल. अब फॉरेन कैपिटल पर रिस्ट्रिक्शन. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पता है सबको क्या होती है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम फेरा कहते हैं. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के थ्रू इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल और उसको रेगुलेटेड किया गया. loans from abroad were accorded higher priority than FDI, and this was to minimize economic control of domestic market by the foreign investors. Next is centralized planning. तो centralized planning में क्या था, program of growth and development at the state level were aligned to centralized planning, and that is the objective of growth as specified at the level didn't contradict with overall strategic of growth as specified in the 5-year plans.
ओके। सो सेंट्रलाइज प्लानिंग की गई, मतलब कि अब ये मतलब स्टेट लेवल, इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको मिला, उनका क्या कर दिया गया, वर अलाइन टू सेंट्रलाइज प्लानिंग, उनको उनका गठबंधन कर दिया गया, उनको जोड़ दिया गया, उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया। ओके। तो इस तरीके से ये जो है कुछ एक ऐसे फंक्शन या कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि 1951 से लेके 1991 के पीरियड के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा किए गए। Okay, students. So that's all for today. Have a good day.